Jai Hind everyone, welcome to the class. Let's start with the next topic, that is subject verb agreement. Subject verb agreement. अब इसको हम लोग एग्रीमेंट ऑफ वर्ब भी बोलते हैं. What is subject verb agreement? Subject verb agreement is if the subject is singular, the verb will be singular verb. If the subject is plural, then plural verb will be used. This is an agreement between the subject and the verb. कि सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर मैं प्लूरल में हूं तो मेरा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द सेंटेंस. एंड ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट क्या होता है? Object is what? Receiver of the verb. अब बहुत सारी बुक्स में आपको ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये किस नाम से मिलेगा? सिंटेक्स या फिर कॉन्कर्ड. सिंटेक्स इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. Syntax is structure of sentence, means grammatical structure of a sentence, and grammatical structure of a sentence is first there will be subject, then verb, then object. This is a grammatical structure of a sentence. जब भी हम लोग कोई sentence लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन है वो इसी तरह से रहता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, then verb, then object. And concord is what? Concord is agreement. Concord is agreement between the subject and verb. जो मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर मैं प्लूरल में हूं तो मेरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल में ही होगा. अब कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम लोग एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर दैट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? किस किस को यूज कर सकते हैं? किस किस को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? हाँ जी. नाउन, प्रनाउन एंड वर्ब. और कोई और इसके अलावा? These are the three parts of speech that can be used as a subject and object of the sentence. किसी भी सेंटेंस की सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो कौन हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन या
और यही तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनका हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल है, सिंगुलर एंड प्लूरल। बिकॉज हमारा एग्रीमेंट जो है वो किसका है, सिंगुलर और प्लूरल का, कि वर्ब कहता है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो मेरा हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंगुलर है तो मेरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में होना चाहिए। दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। तो यही हमारे तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच है which can be used in singular and plural, and they are used as subject and object of the sentence। ठीक, अब एज ए सब्जेक्ट जो है वो हम लोग नाउन को यूज कर रहे हैं। नाउन का फॉर एग्जांपल जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल। अब यहां हमने क्या यूज किया है, राम एज अ नाउन यूज किया हमने, सब्जेक्ट। तो यहाँ राम सिंगुलर में है इसलिए हमने V5 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लोग इन प्रोनाउंस के, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा और किसको यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? इसके अलावा हम लोग जिरेंड और इन्फिनिटिव, इन दोनों को हम लोग एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सिर्फ किसका है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का ही सिंगुलर और प्लूरल मिलेगा। But gerund and infinitive, they can be used as a subject and object of the sentence, but they do not have singular and plural, right? Pronoun आ गया आपका सेंटेंस जैसे he is my friend। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, pronoun, but we do not have any object in the sentence, we are having predicate in the sentence। ये पता ना आपको कि प्रेडिकेट क्यों है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है इस सेंटेंस में? बिकॉज इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें सिर्फ आप डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ बता रहे हो। इसमें आपका जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है, वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहा। Unless until there is an action in the sentence, there will not be any object in the sentence। जब तक आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ काम नहीं करेगा तब तक उस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट सेंटेंस में राम ने क्या किया, राम खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल। फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, प्लेज इज द वर्ब। क्लियर डिफरेंस यहां बताने की जरूरत है? Is it clear to everyone or I have to repeat it again? आप सबको क्लियर है? Now gerund और infinitive क्या है? gerund is verbal noun। Gerund is what? Gerund is a verbal noun। When verb is used as noun, that is gerund। अब दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग एंड प्लेइंग इज माई हॉबी। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस को छोड़ो, पहले इसका सेंटेंस का मीनिंग बता दो कि मीनिंग क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में ही इज प्लेइंग, खेल रहा है, वह खेल रहा है। Here playing is used as present participle, that is verb।
राइट, एंड प्लेइंग इज माई हॉबी, खेल नहीं रहा, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि खेलना, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदी का जो वर्ड है वो भी चेंज हो गया है। यहाँ बोल रहा है खेल रहा है और यहाँ बोलता है खेलना। ही इज नॉट प्लेइंग एट दैट वेरी मोमेंट, बट खेलना जो है उसकी हॉबी है। So here it is used as gerund. When verb is used as noun, that is gerund. And what is infinitive? 2 plus first form of the verb is infinitive. आप infinitive को ऐसे subject and object use करके बताइए जरा। Infinitive हो गया 2 plus first form of the verb is infinitive. He likes to play. He likes to play. To play is infinitive. ठीक है, and to play cricket is my passion. To play, here to play is used as a subject of the sentence and it is infinitive. Is it clear to everyone? क्लियर है यहां तक? अब इसी के रिलेटेड अब एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। बट जो है, बट वर्ड जो है दैट इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। क्या डिफरेंस है जब ऐसे कंजंक्शन यूज करते हो बट को, और क्या डिफरेंस है जब आप इसको एज अ नाउन सॉरी प्रीपोजिशन यूज करते हो? पहले तो प्रीपोजिशन क्या होता है और कंजंक्शन क्या होता है ये बताइए। एंड प्रीपोजिशन आप बताइए। सर्वश्रेष्ठ आप बताओ, व्हाट इज प्रीपोजिशन? कृतिका आप बताओ प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन? Preposition are relating words and conjunction is joining words. So kindly make a sentence using but as a preposition and a conjunction. अब मैं आपको इसका हिंदी का मीनिंग भी बता देती हूँ। but as a conjunction का मीनिंग क्या होगा? as a preposition इसका मीनिंग होगा के सिवाय, और एज अ कंजंक्शन इसका मीनिंग होगा पर, लेकिन। तो बनाओ सेंटेंस। I am poor, but I am honest. But he does not find. You have used it as a conjunction. For example, जैसे he worked hard, but he failed. अब कैसे पता चल रहा है कि दो कंजंक्शन क्यों है? बिकॉज इसमें आपका
सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन, सॉरी, कंजंक्शन. So here but is used as conjunction, and these two are clauses. He worked and he failed. Clear? Is it clear or not? Nothing but some students were or was present. Next is nothing but some books was or were available. बताओ जी. क्या आएगा सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में? व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब? वर और वाज. नथिंग बट सम बुक्स वर और वाज प्रेजेंट. कौन है वाज? If you translate the sentence, maximum will take were, and that is wrong. Because we do not have to work according to the translation. अगर आप इस sentence की translation करोगे, तो आपका sentence यही होगा. कुछ भी नहीं था, बहुत सारे students के अलावा. तो बच्चों को देखोगे तो आप लिखोगे वर. तो अगर वर लिखोगे तो आपका आंसर है गलत. We have to work according to the subject of the sentence, and nothing is indefinite pronoun. और जब indefinite pronoun होता है तो indefinite pronoun always takes singular helping verb. और singular verb है अगर, तो हमारा subject जो है अगर singular है तो helping verb has to be in the singular form. Nothing but some students was present. Same is the case. Nothing but some books was available. Were is wrong in both the sentences. Clear? Clear or not clear? अब इसमें हमारा एक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही हमारा एक आता है पार्ट इन्वर्जन केस. नाउ व्हाट इज इन्वर्जन केस? इन्वर्जन का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है इन्वर्जन का? Inversion is noun, inverse is also noun, that's meaning is opposite. तो इसी से बना है आपका इन्वर्जन. इन्वर्स हो गया ना उल्टा. तो उल्टा क्या? हमारे सेंटेंस का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस. बट अगर ये इसकी जगह आ जाए और ये इसकी जगह चले जाए, सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आ जाए
तो वो क्या बन जाता है, इन्वर्जन। इन्वर्स हो गया ना, उल्टा हो गया, ये इसकी जगह आ गया और वो उसकी जगह आ गया, उल्टा हो गया। और जब ये उल्टा हो गया तो क्या बन जाता है वो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। when verb is used before subject it becomes interrogative sentence. Inversion की definition if you want to write you can write, when verb comes before the subject is inversion. For example, he is doing the work. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, सब्जेक्ट इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड डूइंग इज मेन वर्ब, एंड वर्क इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसको आप इन्वर्जन केस में कैसे लिखोगे, इज ही डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। when he will come, is it true or false, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है ये, क्या फिर ये, अगर आप ऐसे लिखते हो when he will come, तो when जो है यहाँ क्या काम करेगा, फिर ये वहां कंजंक्शन का काम करेगा, बिकॉज इसके पहले भी कोई होगा क्लॉज, बिकॉज इसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज किया हुआ है। और अगर आप when के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो तो when आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, when will he come, next is he asked me when would I come, is it true or not, बताओ भाई क्या गलती है इसमें, he asked me when would I come, क्या आएगा इसमें, हाँ, नो, वाई विल, आस्ट लिखा हुआ पहले, इट विल बी व्हेन आई वुड कम, और अगर आप लिखते हो when I would come, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, when would I come, this is interrogative sentence, this is the correct form and this is the wrong। और जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच पे लिखते हो तो उस केस में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं लिखते,
इंटरोगेटिव को चेंज कर देते हैं ना हम लोग, करते हैं कि नहीं? करते हैं। अगर ये सेंटेंस आपका वैसे होता, सिंपल सेंटेंस होता, तो ये होता ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन व्हेन विल यू कम, ऐसे ही होता ना ये। तो इनडायरेक्ट स्पीच में है तो इट विल बी, विल का वुड हो जाएगा, बिकॉज शेल का भी वुड होता है और विल का भी वुड ही रहता है। क्लियर है यहां तक? अब ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लेना कि इन्वर्जन केस जो है दैट इज सब्जेक्ट के पहले जब वर्ब यूज होता है दैट इज इन्वर्जन केस। अब ये इन्वर्जन केस जो है व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज you will be having a lot of sentences in the exam where you will find helping verb before the subject. अब मैं एक एग्जांपल इसकी बता देती हूँ। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है यहां तक? प्रदीप, now look at the example जो आपके एग्जाम में एरर आते हैं। They could not tell me why did he not eat his lunch. क्या एरर है इसमें? क्या आना चाहिए? Why he did not eat his lunch. पक्का ऐसे ही आएगा? गलत तो नहीं हो रहा कुछ? मुझे लगता गलत है। कैसे सही है? जब नॉट तो होगा। आपको ये पता है जब पास्ट इंडेफिनिट होता है आपका तो किसमें चेंज होता है? हाँ, तो आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है ये? पास्ट परफेक्ट पे क्या यूज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हो आप, दे कुड नॉट टेल मी व्हाई हैड ही नॉट ईटन हिज लंच। व्हाई हैड ही नॉट ईटन हिज लंच। अब यहां हमने क्या किया? इन्वर्जन केस यूज किया। हेल्पिंग वर्ब से पहले आपने यूज किया है, सॉरी सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। एक दूसरे की बात पे मत जाओ, थोड़ा सा अपना भी लगा लो। नेक्स्ट सेंटेंसेस,
Did he tell you why he has not come yesterday? क्या आएगा इसमें? नो। बेटा इन्वर्जन केस अगर यूज करते हो तो क्या आना चाहिए था? ओ भैया वाई डिड नॉट कहां से आ गया? यहाँ हैज अगर यूज कर रहे हो दैट मीन्स परफेक्ट टेंस है. वाई हैड ही नॉट केम नहीं, थर्ड फॉर्म कम ही रहती है. कम yesterday. I asked him how could he go out if it started raining? करिए जी ठीक है इसको. हाँ स्टार्ट्स नहीं आएगा, स्टार्टेड ही रहेगा. हाउ ही कुड go out if it started raining, because ये past है तो past ही रहेगा. Where did you came from? क्या है इसमें? Where did you come from? Because did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. ठीक है. चलो जी, that's all for today. Now we'll work upon कौन सी ऐसी कंजंक्शंस हैं जिनके साथ हम लोग इन्वर्जन केस यूज करते हैं. There are few conjunctions that always take inversion case with them. उनके साथ हमेशा inversion case का यूज किया जाता है. ठीक है. So we'll continue with the same thing tomorrow. Till then, stay home, stay safe, and Jai Hind.